हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के हम इस करेंट अफेयर के सेशन में करेंगे 8 मई और 9 मई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। हमारा अभी लैब सेशन नहीं हो पा रहा है, बट मंडे से कल से हम लोग लैब सेशन करेंगे करेंट अफेयर का। टाइमिंग वही रहेगा हमारा 8 बजे। तो कल से हमारा लैब सेशन चलेगा करेंट अफेयर का, और जो भी क्लासेस अभी रुकी हुई है वो सारे क्लासेस कल से कंटिन्यू होगी। और आज के लिए हम लोग रिकॉर्ड सेशन से काम चलाएंगे। आज 8 और 9 मई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को करेंगे। पिछले वीडियो में हमने किया था 6 और 7 मई के करेंट अफेयर को। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने सब वीडियो को पूरा देखा होगा, और इस वीडियो से आप लोग 8 और 9 मई के करेंट अफेयर को कवर कर पाएंगे। ओके, और कल से हमारा रेगुलर चलेगा सेशन, लाइव सेशन चलेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को, पहले अपने हेडलाइन के साथ। ओके, Facebook has partnered with the Indian government to roll out a vaccine finder tool on its mobile app in India. This will help people identify places nearby to get vaccinated. Facebook ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप किया है। किस चीज़ के लिए किया भैया? तो एक ये वैक्सीन फाइंडर टूल बनाएगा अपने मोबाइल ऐप के अंदर, मतलब अपने जो फेसबुक जो मोबाइल ऐप है उसके अंदर एक वैक्सीन फाइंडर टूल बनाएगा, जिससे पता चलेगा कि नज़दीक में, आपके नज़दीक में अगर आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके नज़दीक में कहाँ पे वैक्सीन पड़ रहा है, कहाँ पे वैक्सीन लग रहा है लोगों को। तो इससे लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे और लोगों को थोड़ा सुविधा होगा। तो अभी हमारा जो भी करेंट अफेयर का सेशन है, हम इसमें केवल इंग्लिश रख रहे हैं अपने हेडलाइन में। बाकी हमारा एमसीक्यू में हिंदी और इंग्लिश हमेशा रहता है, ऐसा कि इसमें भी है। बट अभी हम लोग हेडलाइन को केवल इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन बट कल के करंट अफेयर में हम लोग हेडलाइन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी, हमारा तो ये हो चुका है। अब सेकंड हमारा है, प्रहलाद सिंह पटेल पार्टिसिपेटेड इन G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन इटली। प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? तो प्रहलाद सिंह पटेल हमारे कल्चरल और टूरिज्म मिनिस्टर हैं। पहला बात, ठीक है, कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल। अभी ये जो सरस्वती रिवर है उसके लिए पैनल है, उसके जो एक पैनल है जो सरस्वती रिवर के लिए स्टडी करेगी, उसका भी हेड कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2 ईयर का पैनल है सरस्वती रिवर को स्टडी करने के लिए, उसका भी ये हेड है। ठीक है, सरस्वती रिवर ठीक है, ये ध्यान रखिए। सरस्वती रिवर को स्टडी करने के लिए जो पैनल है उसका भी हेड है प्रहलाद सिंह पटेल। और ये भी G20 का जो मीटिंग हुआ था इटली में, उसका भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से इन्होंने। ठीक है, तो G20 के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, तो थोड़ा सा बहुत सारी चीजें हमारा क्लियर होगा। तो हम थोड़ा सा देखते हैं G20 आखिरकार क्या है। ओके, आइए, चलिए, मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया। ये जो G20 है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। पहला बात, G20 एक कंट्री का समूह है। कैसा भैया? तो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, 19 देश और यूरोपियन संघ, इसका पूरा समूह है। इसको हम G20 बोलते हैं। G20 एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें 20 बोला गया, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी कंट्री हैं सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, लेकिन G20 इसको बोला गया, ध्यान रखिएगा। ये इसमें इतने जितने कंट्री हैं वो पूरे वर्ल्ड के 2/3 पॉपुलेशन, मतलब 25% पॉपुलेशन, सॉरी, लगभग 67% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का इन कंट्रियों में है। पूरे वर्ल्ड का 85% जीडीपी इन कंट्रियों में है। 75% ग्लोबल ट्रेड भी इन कंट्री में है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। G20 का चेयरमैन आपको ध्यान रखना है मारियो ड्रागी है। ओके, ध्यान रखना आपको। अभी देखिए, ये जो G20 है इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर, इनका समूह होता है। ठीक है, जो कंट्री है इनका जो 19 कंट्री और यूरोपियन यूनियन है, 20 कंट्रियों का जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और सेंट्रल बैंक गवर्नर होते हैं और भी गवर्नर होते हैं, ये सारे ही इन्हीं का समूह होता है। ठीक है, और अभी देखिए G20 का जो हमारा सम्मेलन, जो मीटिंग होता है, जैसे 2020 का पूरा सऊदी अरबिया में, 2020 का जितना भी इवेंट्स होगा वो साले सऊदी अरबिया में होगा। ठीक है, अब जो 2021 का जितना भी इवेंट्स होगा वो कहाँ होगा भैया? इटली में होगा। कुछ भी मीटिंग हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर का मीटिंग अभी हाल में है, या अलग मतलब कुछ भी सेंट्रल बैंक गवर्नर का मीटिंग हो, तो एनीथिंग जो भी मीटिंग होगा वो सब कहाँ होगा भैया? तो हमारा होगा इटली में। 2021 वाला, 2023 वाला इंडिया में होगा, और 2022 वाला इंडोनेशिया में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया में कब होगा? 2023 में। 2022 वाला इंडोनेशिया में होगा। तो पहले इंडोनेशिया में होगा तब इंडिया में होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। तो हमारा तीसरा जो हमारा हेडलाइन है वो है, ममता बनर्जी हैज बिकम द सेकंड वुमन इन द कंट्री टू sworn in as the chief minister of any state consecutively for 3 months after former chief minister of Delhi शीला दीक्षित। क्या कहना चाह रहा है कि ममता बनर्जी दूसरी ऐसी महिला बन चुकी है
जो लगातार 3 बार किसी भी स्टेट से मुख्यमंत्री चुनाव जीती है, मतलब मुख्यमंत्री बनने का मतलब ये इनके पास रिकॉर्ड शामिल है। ठीक है, तो वो कौन है? ममता बनर्जी, ध्यान रखिएगा, ममता बनर्जी। ओके, तो अभी हम बात करते हैं, जैसे कि इसके पहले शीला दीक्षित ऑलरेडी ये दिल्ली का चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं 3 बार कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो अभी देखिए, अगर हम देखेंगे कि जो हमारा जो मुख्यमंत्री, जो भी सीएम बनता है, उसको शपथ कौन दिलवाता है या उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट करते हैं, मुख्यमंत्री के केस में अपॉइंट करते हैं गवर्नर, और मुख्यमंत्री के केस में उसे शपथ भी दिलवाते हैं गवर्नर, जो उस स्टेट का गवर्नर हो। जैसे कि अभी बंगाल का गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल का गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। तो और अगर हम यही प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को सेम चीज प्रेसिडेंट करेगा, शपथ दिलवाएगा भी, और प्रेसिडेंट हमारा अपॉइंट भी करेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अभी थोड़ा सा हम एक आर्टिकल देखेंगे जिससे हमारा बहुत सारा चीज क्लियर होगा। मैं एक इसको ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। ये अगर एक आर्टिकल आपको याद है ना, तो इधर भी आपको 4-5 आर्टिकल याद हो जाएंगे, और ये सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ऐसा नहीं कि मैं कहीं से बता रहा हूँ, ये सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल आप जाके देख लीजिएगा, और एग्जाम में बहुत बार पूछे। जैसे कि आर्टिकल 74 क्या बोलता है? आर्टिकल 74 बोलता है कि प्रेसिडेंट के सहायता के लिए, प्रेसिडेंट को एडवाइज करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। क्या होगा? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। मतलब आपको 74 में कुल मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब आपका ये हो गया कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की चर्चा आर्टिकल 74 में। ठीक है, 74 में। अब देखिए आर्टिकल 75 में क्या है? आर्टिकल 75 में बोलता है जो भी मिनिस्टर्स हैं, जो भी मंत्री हैं, उनके बारे में कुछ और भी उपबंध है। ठीक है, उनका क्या क्या चीजें हैं, तो आर्टिकल 75 कहता है। 74 कहता है भैया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और प्रधानमंत्री होगा। 25 क्या बोलता है कि मंत्रियों के बारे में और कुछ अन्य जो उपबंध है, वो उनके बारे में कुछ प्रोविजंस दिए गए मिनिस्टर के बारे में। आर्टिकल 76 बोलता है अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, जो कि भारत सरकार का एक वकील होता है। भारत सरकार का वकील होता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है। मैंने अटॉर्नी जनरल का एक वीडियो बनाया है पॉलिटी में, तो उस वीडियो को देखिएगा तो आपको सारे कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो आर्टिकल 76 बोलता है कि अटॉर्नी जनरल होगा सेंटर में। ठीक है, जो कि भारत सरकार का पक्ष रखेगा। अब आर्टिकल 77 बोलता है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन किस तरह से होगा, वो आर्टिकल 77 बोलता है। आपको बस ध्यान रखना, सब याद हो जाएगा। ठीक है, 78 बोलता है कि प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रपति को जानकारी देगा, एनीथिंग, कभी भी राष्ट्रपति कोई भी चीज करेगा तो राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाध्य है, और 78 आर्टिकल ये कहता है। आर्टिकल 88 क्या कहता है? मैंने डायरेक्टली आर्टिकल 88 क्यों रखा? बिकॉज आर्टिकल 79, 80, 81 ये आर्टिकल हमारा है 79 में है पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट का गठन कैसे होगा। 80 में हमारा राज्यसभा है और 81 में हमारा लोकसभा था, उसको हमने ये भी रखना है। ठीक है, आर्टिकल 88 बोलता है कि जो अटॉर्नी जनरल है, जो कि भारत के महान न्यायवादी हैं, और जो भी मंत्री हैं, उनका सदन में क्या अधिकार, उनका पार्लियामेंट में क्या अधिकार। जैसे कि अटॉर्नी जनरल क्या होता है? वो ना मंत्री होता है, ना ही वो संसद का सदस्य होता है, फिर भी वो संसद के कार्यवाही में भाग लेता है। यहाँ तक वो बोल भी सकता है संसद की कार्यवाही में, बट वोट देने का अधिकार नहीं होता है। बट वो अटॉर्नी जनरल, जो भारत के महान न्यायवादी होते हैं, वो संसद में बैठ सकते हैं। सवाल ऐसे आता भी है कि वैसे कौन सा इसमें से निम्नलिखित में कौन ऐसा है जो संसद के सदस्य ना होते हुए भी वो संसद में भाग लेते हैं, तो वो होते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, संसद की बात करें। ये पूरा सेंट्रल लेवल पे मैंने आर्टिकल बताया आपको, पूरे सेंट्रल लेवल पे आर्टिकल 74, 75, 76। आपको पता है आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 क्या है? यूनियन है, भाग 5 यूनियन है, भाग 5 पार्ट 5। लेकिन अगर हम बात कर लेंगे आर्टिकल 152 से लेके 237 तक के जो आर्टिकल आता है, वो आता है स्टेट। ठीक है, पार्ट 6। अब देखिए, आप जब ये याद कर लेंगे ना 74, 75, 76 ना, तो आपको ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, एकदम एग्जैक्टली याद हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस ये पूरे आर्टिकल में 89 जोड़ दीजिए, सेम हो जाएगा, सेम। जैसे आपको 74 याद है, 74 में क्या भैया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और प्रधानमंत्री होगा। तो अगर सेंट्रल में प्रधानमंत्री है तो स्टेट में कौन है भैया? मुख्यमंत्री है। और स्टेट में क्या है? और स्टेट में मंत्री परिषद है, जो हमारा विधानसभा उसके मंत्री परिषद हो जाएंगे। तो ये हो गया 74 में जोड़ेंगे 89 तो हो जाएगा 163। 163 बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और मतलब राज्यपाल की सलाह देने के लिए, राज्यपाल को एड प्रोवाइड करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और मुख्यमंत्री होगा, जिसको हेड करेगा मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो
मुख्यमंत्री की जो भी चीजें हों ये आर्टिकल 163 में है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि मुख्यमंत्री का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 75 में क्या है, तो आर्टिकल 75 बोलता है मंत्रियों के बारे में उपबंध है। मंत्री देखिए ये 163 में आर्टिकल नियुक्ति की बात नहीं है, ना ही 74 में नियुक्ति, बस उसमें बोला है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और जो कि हेड किया जाएगा आपका प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ भी बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो कि हेड किया जाएगा मुख्यमंत्री, दोनों का बस दोनों पोस्ट के बारे में बताएगा। लेकिन आर्टिकल 75 में क्या बोला, मंत्रियों के बारे में, मंत्री का कैसे हम शपथ दिलवाएंगे, क्या उनका कैसे नियुक्ति होगा, ये सारे आर्टिकल 75 के अंदर में, ठीक है। आर्टिकल 75 में ऑलरेडी पिछले क्लास में बताया था 75 में कैसे है कि उसका शपथ कौन दिलवाएगा, अगर कोई भी आदमी अगर सदन का सदस्य नहीं भी है तो भी उसको भी हम प्रधानमंत्री बना देंगे, उसको भी प्रधानमंत्री हम लोग बना सकते हैं, बट उसको 6 महीने के अंदर। तो ये सारे आर्टिकल 75 के अंदर में है, 72 के 5 में है। तो उसी 164 के 4 में क्या है, 164 के 4 में क्या हमारा हमने बताया था कि 164 के 4 में है कि कोई भी आदमी अगर चुनाव नहीं जीता तो फिर उसको मुख्यमंत्री बना सकते, लेकिन उसको विदिन 6 मंथ उसको आपको मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो हमारा एमएलए का कहीं ना कहीं एमएलए उसका बनना पड़ेगा। तो अगर हम 75 में 89 जोड़ेंगे तो 164, तो 164 में क्या है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। तो उपबंध के अंदर में क्या क्या गया कि मंत्रियों का शपथ है, मंत्रियों का नियुक्ति है, सीएम का नियुक्ति है, सारे आर्टिकल 164 में। आर्टिकल 76 क्या बोलता है, अटॉर्नी जनरल। तो जैसे कि सेंट्रल में महा न्यायवादी है, उसी तरह स्टेट में होते हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। क्या होते हैं, एडवोकेट जनरल। 165 76 में जोड़ देंगे 89। जब 76 याद है तो आपको 165 भी याद होना चाहिए। तो एडवोकेट जनरल कि एक स्टेट का एक वकील होगा, एक राज्य सरकार का वकील होगा, यही बात है। 77 में बोलता है कार्यों का संचालन किस तरह से होगा, केंद्र के जो हमें भारत सरकार है उसके कार्यों का संचालन किस तरह से होगा, आर्टिकल 77 बताता है। तो आर्टिकल 77 में अगर आप 89 जोड़ते हैं तो ये बताता है कि राज्य सरकार कार्यों का संचालन किस तरह से होगा, ये आर्टिकल 166 बोलेगा। ओके। 78 में बोलता है कि भैया प्रधानमंत्री है उसको वो राष्ट्रपति को जानकारी देने का उसका है कि राष्ट्रपति को जानकारी दे, उसका ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो इसी तरह मुख्यमंत्री को भी ड्यूटी है कि वो राज्यपाल को जानकारी दे, आर्टिकल 167 में। आर्टिकल 88 में बोलता है कि जो अटॉर्नी जनरल सदस्य ना रहते हुए भी वो भाग ले सकता है, या कुछ और भी मंत्री जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मंत्री ना होते हुए भी वो कार्यवाही में भाग ले सकता है। उसी तरह 88 में 89 जोड़ेंगे तो 177 में है कि एडवोकेट जनरल जो है महाधिवक्ता है वो भी विधानसभा में भाग ले सकते हैं। ऐसा है, आपको ये चीज आपको ध्यान याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये भी जहाँ पे कितने आर्टिकल है आपको यहाँ पे मैंने 12 आर्टिकल याद करवा दिया और भी आसान तरीके से आपको याद हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। ओल्डेस्ट ह्यूमन वेरियल्स इन द अफ्रीका डिस्कवर्ड एट पंगा या सैदी केव। ध्यान रखिएगा ये केव, ये गुफा है, इसका नाम है पंगा या सैदी। उसमें सबसे पुराना मानव का जो गर्तावास, बुरिल्स मतलब क्या होगा, गर्तावास मतलब कंकाल, जहाँ पे कंकाल मतलब जहाँ पे शवाधान जिसको बोलते हैं, शवाधान मतलब कि जहाँ पे मृत्यु के बाद लोगों को दफनाया गया था उसको शवाधान बोलते हैं, वरस बोलते हैं, ठीक है, कब्रगाह जिसको बोलते हैं। तो वो सबसे पुराना मिला, अभी तक सबसे पुराना कहाँ मिला भैया, पंगा या सैदी गुफा में। पंगा या सैदी, ये या मतलब और नहीं हुआ, ये उसका नाम है पंगा या सैदी गुफा। तो साइंटिस्ट ने सबसे पुराना ह्यूमन वेरियल्स खोजा है अफ्रीका में, जो कि 78,000 साल पुराना है। सबसे पहला बात ध्यान रखिएगा, द केव साइट वाज डिस्कवर्ड एट नियर केनिया कोस्ट। केनिया जो है हमारा देश है उसके कोस्ट पे ये मतलब खोजा गया है। इस साइट को बोलते हैं पंगा या सैदी, ये आपको याद रखना है। ये जो चाइल्ड है, ये जो रिमेन्स है, ये रिमेन्स ऑफ चाइल्ड, ये जो ह्यूमंस का जो वेरियल्स है इसमें क्या है, बच्चे का अवशेष, ठीक है, बच्चा का कंकाल मिला है जिसका एज 2 से 3 साल है, ध्यान रखिएगा। तो चाइल्ड वाज पुट टू रेस्ट विथ पिलो, बच्चा को जब दफनाया गया था तो उसको मतलब तकिया लगाया गया था, ठीक है। वो तकिया कुछ का बना सकता है जिसमें वो उसमें जो चीजें इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इस का नाम रखा है मटोटो रखा, क्या रखा है, मटोटो। तो इस चाइल्ड का नाम रखा है मटोटो साइंटिस्टों ने, ध्यान रखिएगा। ये चाइल्ड वाज बरी इन द रेसिडेंशियल साइट, जो ये बच्चा को दफनाया गया था कहीं ना कहीं उसमें जो लोगों का आवास था रहने का वहीं पे दफनाया गया था। तो अभी तक जेंडर जो है अनक्लियर है, बच्ची है या कहने का मतलब के लिए बॉयज है गर्ल है, इस पता नहीं है, बात ध्यान रखिएगा। आपको प्लेस याद रखना है, आपको प्लेस याद रखना, ओके। ये चाइल्ड वाज प्लेस इन द फ्लेक्स पोजिशन में रखा गया है। चाइल्ड वाज लेइंग टू इट राइट साइड विथ नी ड्रॉन टुवर्ड द चेस्ट, इस तरह से उसका जो पैर है वो अब उसके चेस्ट की तरफ मोड़ा हुआ है। और पीले टू चाइल्ड वाज द प्रेशर मटेरियल,
और जो पिलो इस्तेमाल हुआ कहीं ना कहीं वो पेरिसेबल मटेरियल, मतलब वो ऐसा वस्तु से बना है जो तकिया वो कहीं ना कहीं आगे जाके खराब हो जाएगा। पेरिसेबल मतलब क्या हुआ, वो नष्ट हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। अब साइट के बारे में देख लीजिए कि जो साइट है पंगा या सैदी के क्या है भैया, वो शायद है हंटर गैदरर कल्चर का। हंटर मतलब कि आखेटक और संग्राहक संस्कृति था उस समय, कि लोग शिकार करते थे और उसको जमा करते थे, उस कल्चर का वो साइट है, वहाँ पे लोग रहते थे उस टाइप का। और वहाँ पे बहुत सारे एंटीलोप स्पीशीज पाए गए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे शिकारी पशु पाए गए, ठीक है। तो वहाँ पे लोग स्टोन टूल का इस्तेमाल करते थे गड्ढा खोदने के लिए, ओके। इस साइट का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है भैया, कि वो होमोसैपियंस और निएंडरथल वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया गया, मतलब जो प्रजाति है मानव का, होमोसैपियंस जो आज की प्रजाति देख लीजिए, और निएंडरथल, ठीक है। निएंडरथल जो अफ्रीका का बहुत पुराना प्रजाति है, जो कि थोड़ा लंबा होता था, जिसके दिमाग थोड़ा ज्यादा वजन होते थे। जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन तो उसमें देखेंगे, ठीक है। हिस्ट्री को जब शुरुआत से पढ़ेंगे या ज्योग्राफी को, तो उसमें थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है, ठीक है। द ओल्डेस्ट निएंडरथल साइट वाज डिस्कवर्ड इन इजराइल। इट इज 1,20,000 साल पुराना है, ठीक है, जो कि निएंडरथल साइट है, ठीक है। निएंडरथल साइट मतलब कि ये भी एक, जब बंदर था तो धीमा धीमा जब बंदर से आगे जब विकास होने लगा तो निएंडरथल हो गया। जब लोग जब उसमें जब मनुष्य का जो भी समझिए कि जब हाथ उठा के चलने लगा, वो निएंडरथल हो गया, ठीक है, निएंडरथल हो गया। जो ये सब पुराना उसका जो साइट्स आपको देखने को मिलता है, वो उसका सबसे पुराना इजराइल में आपको डिस्कवर किया गया था। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण क्या, कि जो खोजा गया उसका नाम मटोटो है, केन्या कोस्ट में पाया गया, पंगा या सैदिके में पाया गया, 78,000 साल पुराना है। बस इतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अफ्रीका के बारे में अगर आ गए तो अफ्रीका का थोड़ा ज्योग्राफी हम पढ़ लेते हैं, जो कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ। मुझे जो भी लगता है मुझे रिपीट करना चाहिए, मैं उसको बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको याद हो जाए। क्या हो जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है। और इतना ज्यादा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी इस तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए पढ़ने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि कॉन्टिनेंट हो गए, ओशंस हो गए, ये सब याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है थोड़ा वर्ल्ड में वो थोड़ा टफ है, बस उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। बट अभी हमारा जो चल रहा है उस चीज को हम लोग पढ़ते जाएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ मैप को, आई थिंक आपको सब कुछ अच्छा दिख रहा होगा। देखिए मैं ऊपर चलता हूँ तो अफ्रीका के ऊपर में जो सी है उसका नाम है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी क्या है, तो भूमध्य सागर, क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर। देखिए यहाँ पर देखिए अफ्रीका को एशिया को हटा दिया गया, यहाँ से जो ये ऐसे बनता है मैप, ये पूरा इधर का जो मैप बनता है वो मैप बनता है एशिया का, ध्यान रखिए, ठीक है। जो भी हो इधर एशिया, ये पूरा इधर एशिया है। तो ये हमारा एशिया हो गया, ये हमारा अफ्रीका हो गया। तो एशिया और अफ्रीका के जो अलग करता है, पहला तो आपका हो गया यहाँ पर एक स्वेज नहर। क्या है, स्वेज नहर। स्वेज नहर जो हाल में ब्लॉक हो गया था एक शिप की वजह से, तो वो स्वेज नहर है। स्वेज नहर के बनने से बहुत ज्यादा लोगों को, जो व्यापारी था उसको फायदा होता है, क्योंकि जो दूरी पूरे अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से कवर करता था, वो दूरी अब यहीं से जिब्राल्टर, जो देखिए मैं इस मैप को थोड़ा सा इधर करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मोरक्को है। मोरक्को के ऊपर में ये जगह स्पेन है जो यूरोप में है, इधर देखिए ये पूरा यूरोप है, ये क्या है, यूरोप। तो ये इसके बीच में जलसंधि, जलसंधि का नाम है जिब्राल्टर। इस जलसंधि से जब लोग, देखिए स्पेन है, स्पेन के बगल में आपको पुर्तगाल है और भी सारे कंट्रीज हैं, तो यहाँ सीधे पहले इसी से घूम के आता था नीचे से, फिर जाता था इंडिया। लेकिन अब लोग मतलब इंडिया की तरफ, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला पार्ट में, और स्थल मार्ग से आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि स्थल मार्ग पे अरबों का कब्जा था और अरब लोग ज्यादा था, अरब लोग टैक्स लगाता था। तो लोगों ने जगह खोजा और ये जिब्राल्टर जलसंधि से होते हुए अपने जहाज को ले गए, इस तरह से आते थे, स्वेज कैनाल से होते हुए, ये लाल सागर से होते हुए इंडिया की तरफ जाते थे। तो ये जिब्राल्टर जलसंधि जो कि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, या एशिया और अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। कॉन्टिनेंट पे देखिए एशिया और अफ्रीका, इसके बीच में जो संधि उसको बोलते हैं स्वेज कैनाल। एक होता है बाब अल मंदाब, ये सवाल बीपीएससी में पूछ चुका है, ठीक है, बाब अल मंदाब के बारे में मैं बताऊंगा भाई। अगर हम बता दें अफ्रीका और यूरोप के बीच में, वो है जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि। देखिए जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है, जिब्राल्टर जो स्ट्रेट है, इसको बोला जाता है भूमध्य सागर का द्वार।
क्या बोलता है, भूमध्य सागर का द्वार। क्योंकि देखिए ये जो मेडिटेरेनियन सी है ना, मेडिटेरेनियन सी का यही एक गेट है जाने का, आपको दिख रहा है, दिख रहा है, क्योंकि स्वेज नहर तो पहले था नहीं, उसे काट के बनाया गया और बीच में मेडिटेरेनियन सी बीच में पैक था। अब देख लीजिए, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर में ही आपको देखिए ऊपर में इटली है, ये सारी चीजें हैं। तो इटली में एक ज्वालामुखी है, जो कि आपका उसका नाम है अस्ट्रोम्बोली। क्या नाम है, अस्ट्रोम्बोली। तो ये जो अस्ट्रोम्बोली है उसे बोला जाता है लाइट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। क्योंकि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इस तरह से उसमें निकलते रहता लावा कि एक तरफ से लाइट लगता है जैसे चमक रहा है, लाइट है, तो लाइट ऑफ आउट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, ये हो गया। अब देखिए जो स्वेज कैनाल है, अब देखिए स्वेज कैनाल, अब स्वेज पूछेगा कि स्वेज कैनाल कौन कौन से सागर को जोड़ता है। स्टेट का काम है सागर, दो पानी वाला भाग को जोड़ देगा और दो स्थल वाला भाग को अलग कर देगा। उनका ऑब्वियसली अलग होगा स्थल वाला भाग। अब देखिए स्वेज कैनाल और नीचे में रेड सी किसको जोड़ता है, सॉरी इधर भूमध्य सागर और इधर में लाल सागर, इसको जोड़ता है कौन, स्वेज कैनाल। इधर देखिए जो जिब्राल्टर जैसा मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है और इधर में हमारा क्या है, हमारा अटलांटिक सी, क्या है भैया, साउथ अटलांटिक महासागर, साउथ अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो स्वेज नहर है ये पहला बात कहाँ पे है, तो इजिप्ट वाला में, इजिप्ट में कहाँ है, मिस्र में। ठीक है, इजिप्ट में। अब देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको अफ्रीका के बारे में, थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट आपको ज्योग्राफी कंप्लीट होगा। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये जो है भैया क्या है, विक्टोरिया झील। क्या है, विक्टोरिया झील। सबसे विश्व की सबसे ज्यादा क्षमता वाला, कैपेसिटी वाला झील, सबसे ज्यादा पानी है इसमें। क्यों है पानी, क्यों पानी है, क्योंकि देखिए ये है 0 डिग्री पर। अब 0 डिग्री पर जब है तो सबसे ज्यादा वर्षा होगी, सबसे ज्यादा वर्षा हो, सबसे ज्यादा पानी होगी। तो ये सवाल आता है कि 0 डिग्री रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर स्थित झील कौन है, तो आपका उत्तर होगा विक्टोरिया झील, जो कि आपका पाया है कहाँ, अफ्रीका में। अब देखिए विक्टोरिया झील के ऊपर देखिए युगांडा है, इधर में केनिया, अभी मैंने बात किया था केनिया के बारे में, और इधर है तंजानिया। तो UKT, युगांडा, केनिया, तंजानिया, ये तीनों आपस में घेरे हुए हैं किसको, तो हमारे विक्टोरिया झील को। इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, ऐसे करते, ठीक है, ये नदी निकलती है, इस नदी का नाम है नील नदी, नाइल रिवर, नाइल रिवर, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये नील नदी निकलती है इस तरह से सूडान, इजिप्ट से होते हुए ये जाके अपना भूमध्य सागर में जल गिराती है। इसलिए मिस्र को भूमध्य सागर का, नील नदी का देन कहा था, बिकॉज ये देखिए सब पूरा ऊपर वाला पार्ट जो अफ्रीका का, ये पूरा आपका डिजर्ट वाला पार्ट है। तो मिस्र भी पूरा इजिप्ट, आपको मिस्र का मूवी देखोगे तो पूरा मरुस्थल है, लेकिन जब ये पानी आता है तो कहीं ना कहीं एक तरह से इसको जिंदा रखता है, तो इस कंट्री को। तो भूमध्य सागर का देन किसको बोलते हैं, नील नदी का देन किसको बोलते हैं, इजिप्ट को बोलते हैं, मिस्र को बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अभी हाल में ही एक विवाद हो रहा था सोमालिया को लेके और केन्या को लेके। सोमालिया बोल रहा था कि मेरा जो एरिया है यहाँ तक है, और केन्या बोल रहा था तुम्हारा एरिया यहाँ तक है। ठीक है, तो ये जो पार्ट के लिए विवाद हो रहा था अभी हाल में केन्या सोमालिया के लिए, भी 1 महीने पहले की बात है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये जो मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, तो अभी देखिए मेडागास्कर एक द्वीप है जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और जो मेडागास्कर है ये अफ्रीका का ही पार्ट है। अभी हाल में ही मेडागास्कर के साथ इंडिया ने एक समझौता किया था, जो किसी भी अफ्रीका कंट्री के साथ पहला समझौता था। कौन था वो, मेडागास्कर। आपको ध्यान रखना है। ओके, ये हो गया हमारा। अब देखिए अगर हम बात करेंगे, अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहां से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऊपर से पार हो रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि नीचे में पार रहा है। अब देखिए मकर रेखा को काटने वाली नदी है, जो उस नदी को देखिए यहाँ से निकलती है, अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से निकलती है, उस नदी का नाम है लिम्पोपो। मकर रेखा को 2 बार काटेगी, मकर को 2 बार। सवाल बहुत बार पूछा है। अब देखिए विषुवत रेखा को काटने वाली नदी है कांगो या जायरे। कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री रेखा को 2 बार काटती है। देखिए यहाँ पर है कांगो नदी, यहाँ पर है, यहाँ पे इस तरह से आती है, 2 बार काटती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपको याद रखने जरूरी है। ठीक है, देखिए
इसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ, GK जो किसो, गैबोन, कांगो, जायरे, युगांडा, केनिया, सोमालिया। देखिए गैबन, कांगो, ठीक है, या जायरे इसको बोलते हैं, गैबन कांगो या जायरे बोलते हैं, ये दोनों एक ही है। देखिए ये गैबन है, ये देखिए रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जिसको जायरे बोलते हैं। देखिए युगांडो है, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया, यहाँ से गुजरती है 0 डिग्री रेखा, तो ये आपको याद रखना, ठीक है, यहाँ से गुजरते हैं 0 डिग्री रेखा इन सारे कंट्रीज, ठीक है। चलिए तो ये, और देखिए बाब अल मंदाब जल संधि था जो अदन की खाड़ी और इधर हमारा हिंद महासागर को जोड़ती है, या तो बोलते एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। बाब अल मंदाब यहाँ पे है, बाब अल मंदाब जल संधि। तो ये सारे आपको याद रखने, सारे आपको अपने नोट डाउन करने, जो भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही फायदा करेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, आगे हम चलते हैं। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज, पैदल यात्री जो ब्रिज है पूरा दुनिया का सबसे लंबा जो बना है वो बना है सस्पेंशन ब्रिज, मतलब कहते हैं झूलता हुआ ब्रिज एक तरह से, ठीक है, जो एकदम दोनों तरफ से एक पॉल से खड़ा है एकदम इस तरह से सस्पेंशन ब्रिज हुआ। ये ओपन हुआ है कहाँ, अवेरियो डिस्ट्रिक्ट पोर्तुगल में, कहाँ, पुर्तगाल में ये बना, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। इस ब्रिज का नाम है अराउका 516, क्योंकि इसका लंबाई है 516 मीटर, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं पाइबा रिवर के ऊपर है, बहुत ही तेज बहने वाली नदी है पाइबा रिवर, तो पाइबा रिवर के ऊपर में पोर्तुगल में है, 516 मीटर इसका लंबाई है, ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये ब्रिज जोड़ती है किसको, अगिरिसास, ठीक है, अगिरास वाटरफॉल और पाइबा जॉर्ज को, पाइबा जॉर्ज और अगिरास वाटरफॉल को जोड़ती है नदी, सॉरी ये जो ब्रिज है ये अराउका सिटी में, पोर्तुगल में अराउका जियो पार्क में बना है, ये आपको याद होना चाहिए। पोर्तुगल जिसकी राजधानी लिस्बन है, पोर्तुगल सबसे पहली यूरोपियन कंपनी जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा आया था, इसको हेल्प कौन किया था, मतलब इसको रास्ता दिखाने में हेल्प कौन किया था, तो वो था अब्दुल माजिद, गुजरात का व्यापारी था अब्दुल माजिद। उसमें जहां भी आया था कालीकट में, वहां पर आया था जमोरिन, जमोरिन ने इसको रिसीव किया था कालीकट में। 1498 में आता है, फिर वापस लौटता है। इतना ज्यादा फायदा होता है व्यापार में कि मतलब जितना सामान लेके जाता है उसको बेचने का जो फायदा होता है, जितना इसका आने जाने में खर्चा हुआ उसको हटा के भी 60 गुना फायदा होता है। इस चीज को देख के आकर्षित होता है। तो इस सेकंड टाइम में जो सेकंड आता है वो आता है पेड्रो एल्वेराज केबरल, पेड्रो एल्वेराज केबरल दूसरा यूरोपियन, दूसरा पुर्तगाली आता है 1500 ईस्वी में। वास्को डी गामा अगेन 1502 में, ठीक है। सबसे पहले बार जो फैक्ट्री बनाता है ये 1503 में कोचीन में। सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ बैठता है, आपका कोचीन में। 1505 में फैक्ट्री बनाता है कहाँ पे, स्थापित करता है आपका कन्नूर में। गवर्नर फर्स्ट पुर्तगाल गवर्नर हमारा अल्मीडा, फ्रांसिस डी अल्मीडा, 1505 से 1509 तक। ब्लू वाटर पॉलिसी इसने ही लाया, ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस डी अल्मीडा ही ने लाया है, ये ध्यान रखिएगा। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था, जिसने इसका अल्मीडा का कहना था कि अगर हम समुद्र में मजबूत हो जाएंगे, नेवी में मजबूत हो जाएंगे तो हम किसी को जीत सकते हैं। तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस डी अल्मीडा था। फिर इसके बाद एक आते हैं फ्रांसिस डी अल्बुकर्क आता है, तो ये 1509 से लेकर 1515 तक रहता है, ठीक है। पोर्तुगल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। हुलक्स गिवन आर द लीजर एप्स, दे आर सेकंड लार्जेस्ट ऑफ द, देखिए ये जो आपका हुलक्स गिवन है एक एप लंगूर का एक प्रजाति है जो कि आपको सबसे दुनिया में सबसे सेकंड लार्जेस्ट है सियामांग प्रजाति के बाद, ठीक है। ये पहले जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया था वहां पे दो प्रजाति थे, ईस्टर्न हुलॉक गिवन और वेस्टर्न हुलॉक गिवन। लेकिन अभी हाल में एक रिसर्च हुआ है सेंटर ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के द्वारा, इसमें बताया कि केवल इंडिया में वेस्टर्न हुलॉक्स गिवन पाया जाता है, इंडिया में केवल वेस्टर्न हुलॉक गिवन ही पाया जाता है, आपको याद होना, ठीक है। वेस्टर्न हुलॉक गिवन, ईस्टर्न जो हुलॉक गिवन है इसको अलग अलग रखते थे, ठीक है।
पहले, लेकिन अब इनको सेम में रखा जाएगा कि दोनों का ब्रीडिंग हो पाए, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो वेस्टर्न हुलो गिवंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, ये सारी चीजें हैं। अब देखिए ये प्रजाति के बारे में देख लीजिए, जो IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको ईस्टर्न हुलॉक गिवन को वनरेबल बताया है और वेस्टर्न को इन डेंजर बताया। इन डेंजर बताया, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको कुछ भी याद नहीं, आपको याद रखना है कि ईस्टर्न हुलॉक गिवन ही केवल अभी इंडिया में है और वेस्टर्न हुलॉक गिवन जो है ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र में पाया जाता है। ये एक आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज है, एक एप का प्रजाति है। ये पूछा किसका प्रजाति थे, एप का प्रजाति है। बस इतना हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 8 तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, विश्व पक्षी प्रवासी दिवस, ठीक है, 8 मई को मनाया जाता है। ये हमेशा सेकेंड और सैटरडे ऑफ मई और अक्टूबर के और मई के दूसरे सप्ताह में, दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार 8 मई को इसका काम है कि जो माइग्रेटरी बर्ड, जो प्रवासी पक्षी हैं, उसके लिए अवेयरनेस बनाया जाए, उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए, उसका कंजर्व किया जाए, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। इस ध्यान रखिएगा। इस बार का थीम है सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ बर्ड। गाओ, उड़ो, शोर मतलब कि उसके ऐसा मतलब एक तरह से मतलब चिल्लाओ या मतलब कहने का मतलब कि आवाज करो पक्षी की तरह। ये इस बार का थीम था, सिंग फ्लाई सोअर लाइक अ वर्ल्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिए। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे 2021 8 मई। आगे चलते हैं, आवाज से करंट अफेयर के साथ चलते हैं। 7 मई 2021 को मुडेट कडेग्रम प्रमुख डीएम के प्रमुख था। डेविड मुनेत्रा कजगम प्रमुख चीफ मिनिस्टर जो है इसके बनने वाले हैं। तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर वो कौन है, तो MK स्टालिन, ठीक है। ये सब पुराने चीफ मिनिस्टर है। तो MK स्टालिन तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, तमिलनाडु के भी एक गवर्नर कौन है तमिलनाडु के, बनवारी लाल पुरोहित। पच्चीस अप्रैल को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने NHRC ने कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, ठीक है। कार्यवाहक अध्यक्ष मतलब कि एक्टिंग चेयरपर्सन, अभी पूरे तरफ से नहीं होगा, लेकिन वो है हमारे प्रफुल्ल चंद्र पंत। एक्टिंग चेयरपर्सन कौन है, प्रफुल्ल चंद्र पंत। CAG हमारे CAG हैं गिरिचंद मुर्मू। UN ऑडिट के ऑडिट के जो चेयरमैन है ये भी हमारे गिरिचंद मुर्मू हैं। ओके, GP समानता चीफ स्टेट्समैन ऑफ इंडिया है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद कौन है, GP सामंत है। ओके, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये सब आपको याद रखना है। अगर हम और बात करें तो तरुण बजाज जो कि आपके न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। राजस्व सचिव कौन है, हमारे तरुण बजाज हैं। तो मैंने चारों कंप्लीट करा दिया। NHRC की अगर बात करते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का स्थापना 1993 में हुआ था। इसके पहले चेयरमैन LH दत्तू थे। अब चेयरमैन कौन है, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एक तरह से कि वैधानिक संस्था है, मतलब कि एक तरह से वैधानिक मतलब कहने का मतलब कि एक्ट से बना, ठीक है। एक्ट था ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस एक्ट 1993 में था, उसके तहत ही बना था। इसका ध्यान में होना चाहिए आपको। हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओके, इसके चेयरमैन होते हैं प्लस 5 अन्य मेंबर, 5 अदर मेंबर होते हैं। रहता है ये 5 अदर मेंबर कहां से बनने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कभी और टाइम मिले तो, ठीक है। तो चेयरमैन होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, मतलब उसको बनाया था, ध्यान रखिए उनको बनाया था। इसे आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो प्रफुल्ल चंद्र पंत हो गए अभी एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ द NHRC। ओके, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन WWF हैज नॉमिनेटेड होम एज एथलीट एम्बेसडर फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक कैंपेगन है, बिलीव इन स्पोर्ट, स्पोर्ट पे बिलीव करो। मतलब ये इसका काम क्या है कि जो खेल के अंदर जो मैनिपुलेशन होता है, धोखाधड़ी होता है खेल के अंदर, जैसे आप देखते होंगे बहुत सारा बैन लगता है खिलाड़ियों के ऊपर, तो जो चीटिंग होता है उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिंग कंपटीशन, मतलब कंपटीशन एक तरह से फेयर हो, उसका जो अभियान का जो राजदूत एक नियुक्त किया गया है, एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, वो किया गया है PV सिंधु को और मिचली ली को। ये आपको ध्यान, PV सिंधु और मिचली ली को। देखिए PV सिंधु है एक तरह से IM बैडमिंटन एक कंपेगन, तो IM बैडमिंटन कंपेगन है, ये भी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का ही कंपेगन है, उसका भी
ये अप्रैल 2020 से जो अम्बेडकर वो भी पीवी सिंधु है। तो आईएम बैडमिंटन का, बिलीव इन स्पोर्ट का, ये दोनों का भी कौन है, ये आपको ध्यान। मिस ली जो कनाडा की है, पीवी सिंधु जो कि इंडिया की है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट सवाल की। व्हाट इज द नेम ऑफ महात्मा गांधी फॉर्मर पर्सनल सेक्रेटरी हु पास्ट अवे। अभी हाल में ही महात्मा गांधी के जो निजी सचिव थे उनका निधन हुआ, वो थे बी कल्याणम, जो कि महात्मा गांधी का 1943 से लेकर 1948 तक के वित्त मतलब सचिव रहे थे। मतलब कहने का मतलब कि पर्सनल सेक्रेटरी जो होते हैं, पीए होते हैं, वो थे। ठीक है, वी कल्याणम, ध्यान आपको रखना है। ओके, अब देखिए गांधी जी की बात कर लेते हैं। तो सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया था 1893 से लेकर 1915 तक, जो कि अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में इन्होंने किया। साउथ अफ्रीका के अंदर इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। साउथ अफ्रीका के अंदर सत्याग्रह 1893 से लेकर 1915 तक। ओके, आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जानेंगे तो इन्होंने आपका, अगर मैं बात कर लूं आपका, तो फोनिक्स आश्रम, देखिए वहां पे दो आश्रम, एक अफ्रीका में फोनिक्स आश्रम 1904 में बनाया इन्होंने, और टॉलस्टॉय फॉर्म इन्होंने बनाया 1910 में। ठीक है, टॉलस्टॉय फॉर्म का निर्माण कब किया इन्होंने, बनाया कब, तो टॉलस्टॉय फॉर्म का स्थापना 1910 में किया और फोनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में किया। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी सबसे ज्यादा प्रभावित थे तो डेविड थॉरू एक लेखक थे, डेविड थॉरू, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। आपको ध्यान में चाहिए, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है जो बुक से, उस बुक का नाम है ऑन टू द लास्ट। ऑन टू द लास्ट, इस बुक का नाम है ऑन टू द लास्ट। इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है महात्मा गांधी, जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। ओके, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया, ये आपको याद में होना चाहिए। ठीक है, अगर देखिए अगर हम बात कर लेते हैं और भी इसके इनके बारे में, तो अभी हाल में गांधी इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज, जो अच्छा काम करते हैं पीस के शांति क्षेत्र में, तो इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज जो अभी हाल में मिला है, आपको ध्यान होना चाहिए 2020 के लिए मिला है। वो मिला है शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, प्रथम प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान को। और 2021 वाला मिला, किसको मिला है, तो 2019 वाला किसको मिला है, क्योंकि 2019 वाला नहीं मिल पाया था, तो सुल्तान ऑफ अमन, अमन के सुल्तान, अमन के पहले सुल्तान जो मर चुके हैं, तो पहले सुल्तान थे वो, अमन के सुल्तान थे, उनका नाम था कबूस को, क्या मिला, कबूस को, सुल्तान कबूस को, जो अमान के सुल्तान थे, उनको मिला 2019 के लिए। ओके, अब देखिए 9 जनवरी 2015 को गांधी जी इंडिया में आए थे सबसे पहली बार, 1915 को 9 जनवरी, इसे 9 जनवरी को मनाया था प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को हमेशा मनाया जाता है, और 9 जनवरी 1915 को इंडिया में सबसे पहली बार आए थे। और इंडिया में आते के साथ 1916 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, नील खेती को लेके, जो बुलाया रामचंद्र शुक्र के द्वारा बुलाया गया था इनको, और चंपारण सत्याग्रह इन्होंने किया। और वहां पे जो नील की खेती था, जो जिसमें जबरदस्ती नील की खेती करवाया था, मतलब एक बीघा में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती आपको नील की करना, मतलब 3 कट्ठिया प्रथा बोलते थे। ठीक है, चंपारण में 1917 में इन्होंने किया, खेड़ा सत्याग्रह किया। ठीक है, गुजरात के अंदर 1918 में इन्होंने किया, अहमदाबाद में कॉटन मिल के जो वर्कर लोग स्ट्राइक पे थे, ठीक है, अपने पेमेंट को लेके, तो ये अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइकर इन्होंने ही किया। ठीक है, यहाँ आते के साथ इन्होंने 3 काम, 16, 17, 18। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन्होंने चला 1920 से लेकर 1922 तक, जो कि अनसक्सेसफुल रहा। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड होने जाने के बाद बंद कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने किया 1930 में, जो कि गांधी डॉन्डी मार्च के साथ स्टार्ट हुआ। डॉन्डी मार्च 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था, 24 दिन तक लगभग पैदल यात्रा किया था साबरमती से लेकर दांडी तक। तो ये दांडी मार्च 1930 में चलता, हाल में इसका भी मनाया जा रहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट याद रख लीजिए, गांधी इरविन पैक्ट 5 मई 1931 को गांधी के बीच में और लॉर्ड इरविन के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, तो ये है हमारा गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। ठीक है, ओके, अब है क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने किया था 1942 में। ओके, पूना पैक्ट इन्होंने किया, पूना पैक्ट साइन किया था, पूना पैक्ट बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में 1932 में। ठीक है, हिंदू प्रचार सभा का स्थापना इन्होंने किया, हिंदू प्रचार सभा 1942 में।
कहाँ में? तो वर्धा में, वर्धा महाराष्ट्र में हिंदू प्रचार सभा की स्थापना किया था इन्होंने 1942 में। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनका ही किताब है, हिंद स्वराज। मैं जो लिखता हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करिए, ठीक है, ये सारे चीज, हिंद स्वराज और आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया चीज है। ध्यान रखिए, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो आई थिंक बहुत सारी चीज आपको याद हो गया होगा गांधी जी के बारे में। आगे चलते हैं, ठीक है। ये हमारे होंगे वी कल्याण। महाराष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया मुंबई के अंदर, पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, ठीक है भैया। ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर जो है एमपी, वहाँ के एमपी राहुल सेवाले के द्वारा मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया। इसका स्थापना जो शुरुआत किया गया, इसका जो सेटअप किया गया वो कोहिनूर स्क्वायर टावर दादर में जगह है कोहिनूर स्क्वायर टावर, वहां पे किया गया। ये पहला होगा ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर जो उस सिटीजन को अवेलेबल होगा जो सिटीजन डिसेबल है, जो विकलांग है, उनको भी ये प्रोवाइड करेगा। साथ ही उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करेगा इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको कंप्लीट हो गया मुंबई, ज्यादा बहुत चीज था नहीं, ठीक है। डेटा का पालन करें, मिड वाइफ में निवेश करें, ठीक है। इस बार जो हमारा थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ मिड वाइफ, जो कि मनाया था 5 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ मिड वाइफ जो मनाया था 5 मई को, इसका इस बार थीम क्या था? डेट फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन द मिड वाइफ। मिड वाइफ मतलब क्या होती है? एक जिसको बोलते हैं आया, तो एक जैसे नर्स भी मिड वाइफ का काम करती है। तो इसके लिए इस बार मतलब थीम था फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन द मिड वाइफ। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस तरह का थीम था, बस 5 मई को मनाया था और ज्यादा इसमें कुछ याद आपको नहीं रखना, ठीक है। आगे ये आपको पढ़ना है। ये इंटरनेशनल डे ऑफ मिड वाइफ मनाया स्टार्ट हुआ 1992 से स्टार्ट हुआ था। इसका काम है कि जो भी मिड वाइफ होती हैं उनका काम को रिकॉग्नाइज करना, उनका अवेयरनेस करना कि अच्छे से काम करते हैं, उनका एक स्टेटस समाज के अंदर करना, इसेंशियल केयर करते हैं। कोई भी अगर मदर्स को भी, महिला को और उसके जो बच्चे हैं उसको ये सबसे पहले बार जो केयर करते, देखभाल करते, मिड वाइफ ही करते हैं, आपको ध्यान होना। जैसे कि नर्स भी करते हुए काम, इसका थीम को याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। स्वर्ण इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द पुडुचेरी, पांडिचेरी के हाल में जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं एन रंगास्वामी। हाल में ही पांडिचेरी के चीफ मिनिस्टर बने। वहां के उपराज्यपाल है तमिसलाई सौंदरराजन। लेफ्टिनेंट कौन है भैया? तमिसलाई सौंदरराजन, ओके, तमिसलाई सौंदरराजन, ठीक है। चलिए, एम के स्टालिन तमिलनाडु के हैं, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के, ममता बनर्जी हमारे वेस्ट बंगाल के, ओके। इंडियन रेलवे ने अभी हाल में 12,000 हॉर्स पावर का इंजन, इसका नाम है बैग 12 भी, को शामिल किया अपने बेड़े में, तो अपने मतलब लिस्ट में ये 100, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये लोको का नाम WB ये है, ठीक है। क्या नाम है? WB वैग 12B और 60100 इसका नाम है। ये इसको बनाया है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। किसने बनाया भैया? तो मधेपुरा जो कि बिहार में है, जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड उसका नाम है, जो कि मधेपुरा जो है अल्टसोम एस कंपनी है फ्रांस का, प्लस इंडियन रेलवे, इन दोनों का एक संयुक्त कंपनी है। अल्टसोम एस फ्रांस का कंपनी है, अल्टसोम एस फ्रांस का कंपनी है, इंडियन रेलवे, दोनों का संयुक्त रूप से जो कंपनी है वो है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, बिहार में है। इसने निर्माण किया। इसका काम क्या भैया? इसका काम है कम से कम 800 हाई पावर लोकोमोटिव बनाएंगे। सबसे ज्यादा पावर मतलब ज्यादा पावर का, जैसे 12,000 हॉर्स पावर है, इस तरह के निर्माण करने का इसका क्षमता है। 800 कैसे, कितना इंजन? 800 इंजन बनेगा, ठीक है, लोकोमोटिव, जिसमें 100 बन चुका है। और ये टेंडर है कितना साल के? 11 साल के अंदर बनाना है, ठीक है, 11 साल के अंदर बनाना है। तो सबसे पहले इसने स्टार्ट किया बनाना। सबसे पहला बार बना था बैग 12, इसका नाम था, ठीक है, 2018 में बना था, ठीक है, 2018 में। सबसे पहले बार 12,000 हॉर्स पावर का बना था। जैसे देखिए 12,000 हॉर्स पावर का, ये बैग 12 नाम था, इसका बैग 12B नाम है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये बैग सबसे पहला बना था, ठीक है। 2019 में इन्होंने क्या किया कि 5 बना दिया। 2020 तक इन्होंने 35 का निर्माण कर दिया और 2021 तक इन्होंने 60 का निर्माण कर दिया है। अब इनको हर साल में 100 बनाने हैं, क्योंकि ये टारगेट इनको पूरा करने हैं 11 साल के अंदर। ध्यान रखिए 11 साल के अंदर इनको टारगेट पूरे 800 मशीन बना देने, 800 ऐसे पावर बना देने, ठीक है। आगे चलते कुछ ऐसे कहने का मतलब कि फैक्ट्रीज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मार हावड़ो में है, चितरंजन लोकोमोटिव आसनसोल में है,
बनारस लोकोमोटिव वाराणसी में, इंटरनल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, रेल व्हील प्लांट वेला में है। ये आपको याद रखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बट फिर भी याद रखना। रिजर्व बैंक ने दूसरी नियामक समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए एक समिति का गठन किया, इसके प्रबंध निदेशक के अधीन है, ठीक है। अभी देखिए हाल में ही देखिए एक रेगुलेशन ध्यान रखिएगा, सॉरी रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी है। रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी जो है, अगर हम इसकी बात करेंगे, इसका निर्माण हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ था 1999 में हुआ था। क्या हुआ था, ये जो भी सर्कुलर्स हो गए, जो भी रिपोर्ट्स हो गए, जो भी रेगुलेशंस हो गए, इसको रिव्यू करना काम था इसका। 1999 में इसका स्थापना हुआ था रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी का। और जो इस बार जो आया है ये है RRA 2.0, मतलब दूसरा रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0, दूसरा इसका जो गठन हुआ है ये हुआ अप्रैल 2019 में, सॉरी अप्रैल 2021 में। अब जो ये स्थापना हुआ है, 1 साल के लिए इसका स्थापना हुआ है, तो इसके लिए जो कमेटी है, अभी इसका स्थापना हुआ है तो इसके लिए जो कमेटी एक बनाया गया इसका सब कुछ देखने के लिए, इस कमेटी के जो चेयरमैन है वो है एस जानकी रमन है, ठीक है, एस जानकी रमन है। अब इस कमेटी के जो हेड है, हम रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी की बात करें, ठीक है, अभी इससे कमेटी की नहीं बात करें, इसकी डायरेक्टली बात करें। इसका जो हेड है, इसका हेड का नाम है एम राजेश्वर राव। बैंकिंग के सवाल है, एम राजेश्वर राव, बस नाम याद रखना काफी है, ओके, जो कि फॉर्मर डिप्यूटी गवर्नर थे RBI का। एम राजेश्वर राव की अध्यक्षता में RRA 2.0 का गठन हुआ और RRA 2.0 के सब कुछ देखभाल करने के लिए, उनकी सहायता के लिए एक कमेटी है, उस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो एस जानकी रमन है, आपको याद आना चाहिए, ठीक है। चले आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें एस विश्वनाथन जो है, NS विश्वनाथन है, ये अभी हाल में एक्सपर्ट कमेटी था जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए था, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसके जो एक्सपर्ट कमेटी था उनके हेड हैं एस विश्वनाथन। अजय सेठ अभी हैं, जो अजय सेठ हैं जो कि अभी सेंट्रल डायरेक्टर, ठीक है, सेंट्रल डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ RBI, ठीक है, सेंट्रल डायरेक्टर बोर्ड ऑफ RBI के भी जो चेयरमैन है वो है अजय सेठ, ठीक है, अजय सेठ आपको ध्यान में है, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, वहां पे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। कल से हमारा लाइव सेशन चलेगा, तो कल से 8 बजे आप लोगों को प्रेजेंट रहना है लाइव सेशन के लिए। चलिए हम सेशन को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।